आज से हम भेषज कल्पना के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, जिसमें कि 50-50 क्वेश्चंस हम पर डे कर रहे हैं। तो आज हम भेषज कल्पना के 50 क्वेश्चंस लगाएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि चूर्ण की सवीरता अवधि कितनी होती है। जो चूर्ण होता है उसकी सवीरता अवधि कितनी मानी गई है, तो उसको माना जाता है कि 2 माह तक अगर रखा जाए तो सवीरता जो उसका वीर है उसका अवधि जो है वो 2 माह तक की मानी गई है। ठीक है। भेषज कल्पना का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विवरण किस ग्रंथ में मिलता है। यहाँ पे ग्रंथ की बात कर रहे हैं कि किस ग्रंथ में इसका व्यवस्थित और वैज्ञानिक मिलता है विवरण। तो इसमें जो है चरक संहिता में जो है हमको ये दोनों ही चीजें मिलती हैं। सुश्रुत ने कितनी कसाय कल्पनाओं का वर्णन किया है। तो देखिए जो सुश्रुत है उन्होंने 6 कसाय कल्पनाओं का वर्णन किया है। ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा 6। निम्न में से कौन सी औषधि पुरानी ग्रहण करनी चाहिए। इन चारों में से कौन सी औषधि है जो पुरानी ग्रहण करनी चाहिए। जैसे कि पिपली है, गुड़ूची है, शतावरी है और वसा है। तो इसमें जो पिपली होती है उसको हम सुखा के रखते हैं और पुरानी ग्रहण करते हैं। ठीक है, जबकि इन तीनों को ही आर्द्र रूप में अगर मिल जाए तो अच्छा है। भानुपाक व स्थलीपाक का वर्णन किया है। जो भानुपाक और स्थलीपाक का वर्णन जो किया है वो वाग्भट ने किया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा चरक सुश्रुत ने नहीं किया है। स्थलीपाक और भानुपाक का इसका वर्णन किया है वाग्भट ने। घृत व तैल कल्पनाओं की सवीरता अवधि कितनी मानी जाती है। जिस प्रकार चूर्ण की अवधि 2 मास मानी जाती है, उसी प्रकार घृत और जो तेल होता है उसकी जो अवधि मानी गई है वो 4 मास मानी गई है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। निष्क का पर्याय, निष्क जो है उसको किसका पर्याय कहा गया है। तो निष्क का मतलब होता है शाण। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है। एक निष्क में होते हैं, एक निष्क में होते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक निष्क जो है और ऊपर से चरक मत के अनुसार, क्योंकि चरक ने ही इसको बताया है, तो यहाँ पे 3 माशा के बराबर एक निष्क का बताया गया है। पाणीतल है, जो पाणीतल है, पाणीतल को क्या माना गया है। तो एक कर्ष को पाणीतल कहा गया है, कर्ष को ही पाणीतल कहा गया है। पल का पर्याय, जो पल है उसका पर्याय किसे किसे माना गया है। तो इसमें जो है प्रकुंच को भी माना गया है, मुष्टि को भी माना गया है और विल्ब को भी माना गया है। तो उपरोक्त सभी जो है वो पल का पर्याय बताते हैं। मान की सबसे छोटी इकाई है। देखिए सबसे छोटी इकाई के बारे में कह रहे हैं, तो वांसी को जो है, वांसी उसको सबसे छोटी इकाई कहा गया है। एक अंजलि प्रमाण है। एक अंजलि का मतलब कितना होता है। तो एक अंजलि का मतलब होता है 1 कुड़ाव। इसके बाद द्रव्य वीर पार्थिव व जलीय अंश में होने वाले कौन सी कसाय कल्पना उपयुक्त होती है। तो देखिए जो द्रव्य है का वीर पार्थिव व जलीय अंश, ठीक है, मतलब पार्थिव भी होना चाहिए या फिर जलीय अंश भी होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी कल्पना है। तो देखिए जब हम कल्क बनाते हैं तो कल्क में हमको पार्थिव और जलीय अंश दोनों का ही वो होता है। ठीक है, इसके बाद है आसव और सुरा में मिलित संधान से उत्पन्न मद को कहते हैं। आसव और सुरा दोनों से मिलित संधान से अगर कुछ हम बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं मैरेयक। उसके बाद है कटु व सुगंधित द्रव्यों की कौन सी कल्पना नहीं करनी चाहिए। कटु व सुगंधित द्रव्यों की कौन सी कल्पना नहीं करनी चाहिए। तो देखिए हम उसको जब भी गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसका जो सुगंधित चीजें होती है वो उड़ जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे स्वरस में हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, अर्क में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो क्वाथ है हम उसको क्वाथ बनाने के लिए बॉईल करते हैं या उसको अग्नि का सहयोग देते हैं। तो इस वजह से इसमें जो है सुगंधित द्रव्यों की कल्पना नहीं करनी चाहिए। इसके बाद है आर्द्र द्रव्य शुष्क द्रव्यों की अपेक्षा कितने प्रमाण में ग्रहण करना चाहिए। जो आर्द्र द्रव्य है उसको शुष्क द्रव्य की अपेक्षा में 2 गुने मात्रा में हमको
द्विगुण मात्रा में। निरूह पर्याय है, निरूह पर्याय किसका माना गया है? तो निरूह पर्याय माना गया है क्वाथ का। पुटपाक विधि से किसका स्वरस निकाला जाता है? ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहला ही एग्जाम्पल है वासा पुटपाक, तो उसमें जो हम वासा को जो है वो हम पुटपाक विधि से उसका स्वरस निकालते हैं। स्वरस की सामान्य मात्रा है, जो स्वरस है उसकी सामान्य मात्रा कितनी लेनी चाहिए? तो उसको बोला गया है 2 तोला के लिए। ठीक है, स्वरस में प्रक्षेप द्रव्य का परिमाण कितना बोला गया है? तो स्वरस में अगर प्रक्षेप द्रव्य मिलाते हैं हम तो उसको चतुर्थांश मिलाना है हमें, मतलब 1/4 मिलाना है। तैलपाक की परीक्षा है, जो तैलपाक है उसकी परीक्षा के लिए इनमें से किस चीज को हम यूज करते हैं? तो देखिए तैलपाक और घृतपाक अगर शांति हो जाती है तो उसको मानते हैं, लेकिन फेनो उद्गम होना चाहिए तेल पाक में। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि फेन शांति किसमें होती है और फेनो उद्गम किसमें होता है। तेल पाक में जो है फेनो उद्गम होता है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है, खजूर से उत्पन्न मद है, जो खजूर से उत्पन्न मद होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वारुणी। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चूर्ण का पर्याय है, चूर्ण का पर्याय किसको किसको माना गया है? तो चूर्ण का जो पर्याय माना गया है प्रक्षेप को नहीं बोला गया है, आवाप को नहीं बोला गया, जो रज है उसको बोला गया है चूर्ण का पर्याय। इसके बाद है कल्क की सामान्य मात्रा कितनी कही गई है? जैसे स्वरस की मात्रा 2 कही गई है, 2 पल। ठीक है, स्वरस की जो अभी हमने मात्रा पढ़ी 2 तोला। ठीक है, और जो कल्क की मात्रा होती है वो 1। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि 1 तोला किसे कहा गया है और 2 तोला किसे कहा गया है। अक्ष पर्याय है, जो अक्ष है वो किसका पर्याय माना गया है? तो वो माना गया है कर्ष का पर्याय, अक्ष को ही कर्ष कहा जाता है। कुड़ाव पात्र में प्रमाण अंगुल में, तो देखिए इसमें जो है कुड़ाव पात्र में प्रमाण अंगुल में पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है जो तीनों ही तरफ से सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। 8 यवों को मध्य में मिलाकर डैश प्रमाण बनता है। 8 यवों को अगर मिला दें तो क्या बन जाएगा? तो इसमें अंगुल प्रमाण बनता है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। कल्क में प्रक्षेप के लिए मधु की मात्रा कल्क की अपेक्षा डैश होनी चाहिए। कल्क में अगर प्रक्षेप डाल रहे हैं तो प्रक्षेप के लिए मधु की मात्रा कल्क की अपेक्षा कितनी होनी चाहिए? तो जो मधु की मात्रा होती है वो 2 गुण मात्रा होनी चाहिए इसके उसमें। ठीक है, आवाप है, आवाप क्या माना जाता है? तो आवाप जो होता है वो बोलते हैं कल्क को ही आवाप कहा गया है। स्नेह कल्प में स्नेह की मात्रा कल्क अपेक्षाएं कितनी गुनी होनी चाहिए? स्नेह कल्प में स्नेह की मात्रा ही पूछी जा रही है, तो इसमें जो है 4 गुना होना चाहिए। फेनो शांति किसका लक्षण है? फेन की शांति हो जाए, ये किसका लक्षण है? तो तैल पाक में भी ये लक्षण दिखाई देता है। ठीक है, घृत पाक में तो हमको दिखाई ही देता है, क्षीर पाक में भी ये दिखाई देता है, तो ये सभी का लक्षण है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाए कि फेनो उद्गम से हम क्या पता कर रहे हैं, तो वो जो है वो हम तैल पाक को, यहाँ पे जो हमने पहले क्वेश्चन एक बनाया है कि तैल पाक की परीक्षा के लिए हमको फेनो उद्गम चाहिए। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना अच्छे से। मेदक है, मेदक है तो जो मेदक का मतलब होता है कि जो सूरा होता है उसके जो सबसे निचला भाग होता है उसको बोला जाता है। तो सूरा का सबसे ऊपर वाला भाग नहीं, इक्षु रस से उत्पन्न नहीं, सूरा का जो सबसे नीचे वाला भाग होता है उसको कहा गया है। चरक के अनुसार मृदुपाक स्नेह प्रयुक्त होता है, तो मृदुपाक का स्नेह प्रयुक्त किसमें होता है? नस्य के लिए प्रयुक्त होता है। गुटिका में चीनी की मात्रा कितनी होती है? तो गुटिका में चीनी की मात्रा 4 गुना होती है। अवलेह की सामान्य मात्रा कितनी बताई गई है? तो अवलेह की सामान्य मात्रा पाणीतल,
जितना कि पानी पित्तल में आ जाए उतना ही कहा गया है। अवलेह पाक परीक्षा कैसे करते हैं, तो उसका जो एक श्लोक है वो आपने पढ़ा होगा, तंतु मतवम सुपक्वम। तो उसी के श्लोक में ही तो देखिए यहाँ पे तंतु मतवम भी दिया हुआ है, अपसु मंजन भी दिया हुआ है, गंध वर्ण रस जो है वो तीनों ही आ जाते हैं उसमें। तो उपरोक्त सभी इसमें आंसर जो चला जाएगा उपरोक्त सभी। तंडुलोदक किस कल्पना के अंतर्गत आता है, तो जो तंडुलोदक हम बनाते हैं वो जो है वो हीम कल्पना के अंतर्गत आ जाता है। लाक्षा रस कल्पना में जल की मात्रा कितनी होती है, तो जो लाक्षा रस हम बनाते हैं उसमें 6 गुना जल हम यूज करते हैं। प्रमथ्या किसके अंतर्गत आता है, तो जो प्रमथ्या है ये सभी को याद होता है कि क्वाथ के अंतर्गत आता है। वात रोगों में चूर्ण के अनुपान के रूप में द्रव्य कितनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए, ठीक है। वात रोगों में चूर्ण के अनुपान के, वात रोगों में जो है चूर्ण के अनुपान के लिए जो द्रव्य लेते हैं वो 3 पल होती है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना कि वात रोगों के लिए इसमें स्पेशली कहा गया है वात रोग। क्वाथ की सामान्य मात्रा कितनी कही गई है, तो क्वाथ की जो सामान्य मात्रा है वो 1 पल होती है, ठीक है। उसके बाद है कठिन द्रव्यों का क्वाथ करने के लिए जल की मात्रा, जो कठिन द्रव्य होते हैं उसका क्वाथ अगर हमें को करना है तो हमें 16 गुना जल जो है उसमें डालना पड़ेगा। कफज विकारों में क्वाथ में प्रक्षेप के रूप में मधु की कितनी मात्रा डालते हैं, तो कफज विकार अगर है तो 1/4 हम उसको देते हैं, ठीक है। क्वाथ में प्रक्षेप के रूप में दुग्ध गुड़ घृत आदि का प्रमाण, तो क्वाथ में प्रक्षेप के रूप में जो क्वाथ है उसका प्रक्षेप के रूप में 1 तोला जो है यूज में किया जाता है। प्रमथ्या प्रयुक्त होती है, प्रमथ्या जो होती है वो किन किन चीज़ों में प्रयुक्त की जाती है, तो देखिए इसमें जो है कि दीपनार्थ भी होती है और पाचनार्थ भी होती है, तो ये दोनों का ही काम करती है। प्रमथ्या की मात्रा कितनी होती है, तो इसको जो हम देते हैं वो सामान्य मात्रा ही दी जाती है 1 से 2 पल की, ठीक है। क्षीर पाक कल्पना में द्रव्य दुग्ध और जल का क्रमशः मात्रा कितना होता है, तो क्षीर पाक में पूछा जा रहा है कि द्रव्य कितना होता है, दुग्ध कितना होता है और जल कितना होता है, ठीक है। तो जो द्रव्य होता है उससे 8 गुना ये होता है और उसका 4 गुना जल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जाएगा कि 1:8:32, तो ये वाला हमारा आंसर चला जाएगा। हीम की सामान्य मात्रा कितनी होती है, तो हीम जो हम यूज करते हैं उसकी सामान्य मात्रा होती है 1 पल। तंडुलोदक प्रयुक्त होता है, तंडुलोदक किस चीज में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये जो है ये अगर हम रोग के हिसाब से देखें तो प्रदर रोगों में इसका बहुत ही यूज होता है। इसके बाद है मंथ कल्पना डैश के अंतर्गत वर्णित है, मंथ कल्पना जो है वो हीम कल्पना के अंतर्गत वर्णित है। थैंक यू।